और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है तो सरकार को तय करना है। मगर मैं अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई, अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाए लोहे के बॉक्स में? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी एक ही मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का धराशायी होना। यहाँ पर कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। जिस तरीके से आप सड़कों की हालत देखते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर जब बारिश आती है उनकी स्थिति देखते हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि बदहाल स्थिति में है हमारा राज्य या वहाँ का राज्य, दिल्ली की स्थिति जब देखते हैं तो दिल्ली बदहाल में है, लेकिन जब हम कानून व्यवस्था को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसको बहाल स्थिति से इसलिए जोड़ा जाता है कि बदहाल स्थिति में यहाँ पर कानून व्यवस्था इसलिए पहुंच गई है क्योंकि ना तो यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, ना तो यहाँ पर युवा सुरक्षित हैं, ना तो यहाँ पर बुजुर्ग सुरक्षित हैं और ना ही यहाँ पर कोई आम जनता सुरक्षित है और ना ही यहाँ पर कोई राजनेता सुरक्षित है। क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलियां चलाई जाती हैं ये यहाँ पर साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज अब जल्द खत्म होने वाला है और चंद्रशेखर आजाद के मुद्दों से ही खत्म होगा। क्योंकि जब तक यहाँ पर ये दिखाया गया कि हमने बाहुबलियों को खत्म कर दिया है, हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, तो तब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब ही वो बृजभूषण बाहुबली के ऊपर एक्शन लेना था तो योगी आदित्यनाथ ने एक्शन नहीं लिया। जब चंद्रशेखर आजाद के हमलावरों पर एक्शन लेना था तब भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहाँ पर चंद्रशेखर के जो भी हमलावर हैं वो साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं उस खुलासे में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो 4 आरोपी यहाँ पर हिरासत में लिए गए, सिर्फ हिरासत में लिए गए, अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। ना ही ये देखा गया कि ये लड़ाई चलिए कोर्ट में लड़ेंगे। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ तौर पर कहा कि लड़ाई कोर्ट तक जाएगी अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब एक्शन की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गिरफ्तारी की है। जब वो यहाँ पर बताते हैं आरोपी कि हमने सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के उस बयान से यहाँ पर हम निराश थे, परेशान थे, इसलिए हमने उस पर हमला किया। हम यहाँ पर अभी से नहीं, काफ़ी वक्त से प्लानिंग कर रहे थे। उनके हाथों में जो तमंचे मौजूद थे वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ों का जब खुलासा होता है तो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और इसके बिना पर इसलिए ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने कह दिया है कि मेरे पर जो भी हमला किया गया है उस पर मैं यूपी पुलिस पर कोई भी सवाल निशान नहीं खड़ी करूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस वही कर रही है जो यूपी सरकार कहने की कोशिश कर रही है, जो उनसे करवाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर यूपी पुलिस किस स्थिति में और किसके इशारों पर काम कर रही है, इसका खुलासा करते हुए चंद्रशेखर आजाद काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत पे पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी गढ़ के बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को CBI ED इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली, मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है
किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जांच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि डीएम साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जाँच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है, उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए। ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे, इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे, 6-6:30 बजे क्लियर हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। अध्यक्ष जी, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था। तो जिस प्रकार उनके आज आपने देखा प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं। आपने देखा क्या दिखाए? आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ। फोटो भी वायरल हो चुके हैं सर, आपने देखा होगा। नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से हैं, दिखाते कहीं से हैं। तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकती लगातार। और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको सरकार को जवाब देना है। लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का। आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जाँच के इसको सही ओर ले जाएगी और जाँच को भटकाने काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो मेरे भाई की तरह है और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब से पहले वो जिस पार्टी में रहे, हमने उस दल में काम किया। तो मेरे ऐसा नहीं, राजनीति में किसी बुरे संबंध नहीं होते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ। वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जन विरोधी है, उनकी भाषा ऐसी है जिसको लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनको अपनी सरकार, जनता ने बहुमत दिया, चलाएं। और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाएं, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाएं? तो जनता का आदमी जनता के बीच रहता है। भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब तक पूरी कलह नहीं खुलेगी, वो आखिरी जो उनका मास्टरमाइंड वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसको नहीं सामने करेंगे, तब तक नहीं पता। जिसने फिरौती ले रखी है, मुझे ऐसा लगता है उसकी मालिक की बात पूरी कल फिर करवाएगा।
तो जैसे कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद को सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा कि यहाँ पर यूपी पुलिस की जो स्थिति है उसको लेकर वहाँ पर जो जांच की गई थी, इस जांच में देखा जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर यूपी पुलिस की बात करें, उन्होंने सिर्फ जल्दबाजी में जांच करके इन आरोपियों के बयान जारी कर दिए, इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। और सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर लेकर भी कुछ नहीं बोले। तो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि ये पूरा मामला अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उठने की बात हो चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद के पास सबूत मौजूद हैं और यूपी पुलिस जो भी सबूत यहाँ पर नहीं दे पाई है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जांच के तहत इकट्ठा कर लिए हैं और सीधे तौर पर अब सबमिट करने की बात कही जा रही है। अब आरोपियों ने भी खुलासा कर दिया है, जो खुलासा किया है कि यहाँ पर काफ़ी वक्त से थे, तो इस पे निशान यहाँ पर योगी सरकार पर खड़े होते हैं कि यहाँ पर जब अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई थी तब भी यहाँ पर काफ़ी वक्त से निशाना साधा जा रहा था। ठीक उसी तरह से अब भी यही माहौल देखा जा रहा है। तो कब तक यहाँ पर कोई सुरक्षित रह पाएगा? आज चंद्रशेखर आज़ाद है तो कल कोई इनकी ही पार्टी का होगा तो तब क्या एक्शन नहीं लेते हुए नजर आएंगे? तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि लड़ाई लड़ी जा रही है और योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।